अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में चंद साल पहले मीडिया चैनल्स पर एक ऐसा वक्त आया जब उन पर सियासी जानिबदारी के इल्ज़ामात लगने लगे। किसी चैनल को किसी सियासी पार्टी के साथ जोड़ा जाता रहा तो किसी सहाफ़ी को किसी दूसरी सियासी पार्टी के लिए जाना जाता रहा। लेकिन अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि हुकूमतें कभी इश्तिहारात तो कभी अथॉरिटीज़ के ज़रिए मीडिया इदारों पर दबाव डालती रही हैं, लेकिन मीडिया का हमेशा गैर जानिबदार रहकर आवाम को बाखबर रखना ही अवलीन जिम्मेदारी है। नाज़रीन, मीडिया को रियासत का चौथा सुतून भी कहा जाता है और ये टैक्स देने वाली जो आवाम है, ये मीडिया उनकी आंखें हैं, उनके कान हैं और पहले जो 3 सुतून हैं उनकी आज़ादाना खबरें नशर करता है। हुकूमतों को हमेशा से ये गिले शिकवे रहे हैं, लेकिन ऐसी मीडिया मैनेजमेंट आज से पहले शायद कभी नहीं देखी। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपका। बड़ा सादा सा सवाल, इस पूरी रिपोर्ट के बाद और जो 1-2 दिन पहले परवेज़ रशीद साहब की और मरीम नवाज़ की एक और ऑडियो लीक सामने आई, क्या सियासी जमातें नहीं चाहती कि मीडिया सहाफ़ी गैर जानिबदार रहें और दोनों तरफ के हक़ाइक़ दिखाए जाएं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ के हक़ाइक़ दिखाने चाहिए और मीडिया को आज़ाद होना चाहिए और किसी भी दबाव से, किसी किस्म के दबाव से आज़ाद होना चाहिए। मगर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हमारा जो एक मीडिया ट्रायल इस मुल्क में चलाया गया और जिस तरीके से 126 दिन के धरने तमाम चैनल ने लाइव कवर किए और हमें बिल्कुल दीवार के साथ लगाया गया, ये भी इस मुल्क की तारीख का एक स्याह बाब है। मगर मैं बिल्कुल फ्रीडम ऑफ प्रेस के एक कॉज के अंदर उसका बिलीवर हूं। मैं उसके साथ साथ हमारी जमात ने हमेशा, वो वकला तहरीक हो जब तमाम चैनल्स को बंद किया गया था, आज़ादी इज़हार राय के हक के लिए हमने इस मुल्क में जद्दोजहद की है, लड़ाई लड़ी है, तो हम बिल्कुल समझते हैं कि दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। मगर उसमें यह जरूरी है कि किसी एक साइड का पॉइंट ऑफ व्यू दबा के या उसको किसी बायस नजर से ना दिया जाए। यही तो मरियम नवाज साहिबा की एक ऑडियो लीक में चीज सामने आई है। वो एक चैनल के मालिक का नाम लेते हुए कहती हैं कि मैं उनसे कहूंगी कि आप दोनों तरफ के हकायक क्यों दिखा रहे हैं, आप क्यों दोनों तरफ के हकायक दिखा रहे हैं। आप जो इमरान खान की नेगेटिव चीजें वो सामने लेकर आए, सिर्फ नून लीग का पॉजिटिव जो बयानिया उसको सामने लेकर आए आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस कोई भी 2 लोगों के दरमियान गुफ्तगू, निजी गुफ्तगू हो, आप उससे पहले की बात ना किसी को पता हो, ना उसके बाद की बात पता हो, ना पता हो कि वो किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, किस सन में वो बात हुई, किस महीने पे हुई, किस इशू पे बात हुई, अगर सिर्फ उसका एक हिस्सा चला दिया जाए तो देखिए, मैं समझता हूं कि ये इससे कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। तो फिर तो साकिब निसार की जो ऑडियो लीक सामने आई, फिर तो उसके भी बैकग्राउंड के बारे में, उसके भी माजी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। आप तो उस पर इतना बिलीव करके बैठे हुए हैं। नहीं शादिया साहिबा, उसमें फर्क है ना। नहीं, उसमें फर्क है। उसमें फर्क क्या है? साकिब निसार कोई आम आदमी नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उनके फैसलों से हमारी क्यादत नाअहल हुई। आपने एक 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा और उस ऑडियो में यह तस्लीम किया कि जी मैंने जिस तरह भेजा है मुझे पता है। और देखें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो बातें की हैं, मुझे आप बताएं, एक तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स की रैंकिंग्स देते हैं। हमारे दौरे हुकूमत में आजादी इज़हार राय के हवाले से, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान बेहतर रैंकिंग पे था। पिछले 3 साल में वो नीचे आया है। साकिब निसार साहब ने एक बेंच बनाया जिसकी सुपरविजन में पाकिस्तान का वाहिद शख्स नवाज शरीफ है, जिसके खिलाफ नैब ट्रायल डे टू डे हुआ रोजाना की बुनियादों पर। पाकिस्तान की तारीख में जब से ये अकाउंटेबिलिटी लॉज आए हैं या कोई भी अकाउंटेबिलिटी का लॉ आया है, किसी शख्स पे रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल नहीं किया गया। रैंकिंग्स पर भी निकाल दिया गया। अता तारड़ साहब, अब तो उन रैंकिंग्स पर भी सवालात उठने चाहिए, बल्कि उठ रहे हैं कि अगर ऐसी रैंकिंग्स आपके दौर में आई हैं, ऐसी रेटिंग्स आपके दौर में आई हैं मीडिया की आज़ादी के हवाले से, तो फिर जो मीडिया आज़ादाना तौर पर गैर जानिबदार होकर बोलता था, उसके तो आप लोग इश्तिहारात बंद करने की बात करते थे। नहीं, देखें, हमारी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी चैनल को इश्तिहार नहीं देना चाहती, वो हमारी मर्जी है, वो हमें कोई कंपेल नहीं कर सकता। और ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है कि वो पार्टी के एड्स की बात कर रही थी। पार्टी का एक प्राइवेट मामला है, हम ऐड दें ना दें, किसको ना दें, वो पार्टी की अपनी मर्जी है।
और उसमें मेरा ख्याल है लेकिन कोई एक ऐसा सोच शक व तो शुबा सामने नहीं आई है। ना आप आता देखिए, तारड़ साहब, एक सोच तो सामने आई ना कि जो सहाफी आप लोगों के लिए बोले, मैं फिर वही बात करूंगा, आपके हक की बात करूंगा जी कि हमारे दौर में आजादी इजहार राय के हवाले से, उसके साथ साथ चैनल्स का जो मुआशी इस्तेसाल है, आप देखें ना, एड्स कब बंद हुए, एंकर्स को ऑफ एयर कब किया गया, तलत हुसैन को बेरोजगार कब किया गया, उसके बाद जितने बाकी एंकर्स हैं उनको मतलब घर भेजने का सिलसिला, कोई किसी के पास जस्टिफिकेशन है? जो एंटी पीटीआई स्टांस लेता है वो नरगे में आ जाता है। पेमरा का जिसको दिल करती है वो नोटिस इशू कर देती है। हमने कभी पेमरा को या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जो पिछले 3 साल में हुआ है। मेरे प्रोग्राम में पीटीआई की पॉलिसीज के खिलाफ बड़ी बात होती है, विदाउट बॉर्डर्स जो है, जो पॉलिसीज बनते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में पीटीआई पर बड़ी तनकीद करती हूँ। ऐसे नहीं है कि सिर्फ तनकीद करनी है और रेटिंग के लिए आपने तनकीद करनी है। अगर किसी अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, अगर अवाम के हुकूक के लिए बात नहीं हो रही है और उसके अगेंस्ट जाकर कोई पॉलिसीज बन रही हैं, तो सबसे ज्यादा मेरे प्रोग्राम्स में ये बातें होती हैं। और फिर हमें भी ये कहा जाता है, मुझ पर पीटीआई की तरफ से बड़े लोग ये कहते हैं कि शायद मैंने नून लीग से पैसे पकड़े हुए हैं। मैं नून लीग की बात करती हूँ। तो जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं कि 2014 का धरना दिखाता रहा, यही मीडिया, यही हमारे प्रोग्राम है जो जब धरना दिखाते थे, आज वो आप लोगों के जलसे भी दिखाते हैं, आज वो आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेकर आते हैं। नहीं, मगर देखें ना, जो धरनों को कवरेज मिली, मैं देखें आपका बतौर एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैं बड़ी आपको अप्रिशिएट भी करूंगा। आप हमेशा एक न्यूट्रल अनबायस व्यू देती हैं, आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनाती हैं। मगर देखिए, हमें उस तरह की कवरेज नहीं मिली। यानी इमरान खान साहब अगर दोपहर को उठ के अकेले वॉक भी कंटेनर के ऊपर कर रहे होते थे तो मीडिया उसको लाइव दिखाता था। और जो हमारा मीडिया ट्रायल हुआ, पनामा के अंदर जितने नाम आए, आप मुझे बताएं किसी और का इस तरह का मीडिया ट्रायल हुआ हो या न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड के हवाले से हुआ हो? हमने तो देखें जो चीजें फेस की हैं वो सबके सामने तारीख का हिस्सा हैं। मगर मैं फिर वो अर्ज करूंगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंटरनेशनल तंजीम है, एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड इदारा है। उसने रैंकिंग्स बेहतर दी। पिछले 3 साल में बहुत मामलात खराब हुए। वो मीडिया हाउसेज हों, वो आपके नॉर्मल जो एम्प्लॉइज हैं मीडिया हाउसेज के, उनके हालात हों, हर हवाले से हुकूमत ने कदगन लगाई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारे दौर में ये नहीं था। बाकी मेरा ये भी सवाल है कि जब पीटीआई का कोई मुश्किल वक्त आता है या जिस तरह फॉरेन फंडिंग का केस आया, तो उस दिन मरियम साहिबा की एक ऑडियो क्यों आ जाती है और उसका कोई पता नहीं है किसने रिलीज की, क्यों की, टाइम फ्रेम क्या था, गुफ्तगू का सियाको सबाक क्या था और उनकी गुफ्तगू से क्या इंपैक्ट पड़ा। यानी ये साबित लेकिन करना अगर होगा आप ये कह रहे हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो ऑडियो लीक सामने आई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से कल से रिपोर्ट सामने आई है, हर प्रोग्राम में उस फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी कमेटी पर बात हो रही है। एक दिन बाद आ जाती, बात हो रही है, रिपोर्ट को किसी ने इग्नोर नहीं किया। मेरा मकसद ये है नहीं, मगर मेरा शाजी साहब, मेरा सवाल ये है कि एक दिन पहले क्यों ना आई, एक दिन बाद क्यों ना आई, फॉरेन फंडिंग वाले दिन क्यों आई? ये पूछने वाला सवाल है ना। वो अलग बात है अटेंशन उससे डाइवर्ट नहीं हो सकी। बट मैं फिर वही कहूंगा कि देखिए, मीडिया मैनेजमेंट हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, निजी गुफ्तगू सारों की होती है आपस में। मगर अगर सरकार में होते हुए उस गुफ्तगू की वजह से ऑन ग्राउंड एक्शन ऐसा लिया गया हो, फिर तो हम बात करें। मगर अगर इसके बिल्कुल उलट हो और हमारे दौर में मीडिया को ज्यादा आजादी हासिल हो, और देखें, आप में से बहुत सारे एंकर्स हैं हमारे बड़े नाकिद रहे हैं, हमने कभी इखलाक से गिरी हुई बात उनसे नहीं की। जिस तरीके से इस हुकूमत में आप रोज ट्वीट देखते हैं, गालम गलोच ब्रिगेड चढ़ जाता है लोगों के ऊपर, रिश्वत के इल्जाम लगते हैं। हमने हमेशा तमीज़ और तमद्दुन का दायरा जो है उसको कोशिश की कि उससे बाहर ना जाया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये ऑडियो लीक्स वाला मामला कोई इतना संजीदा मामला नहीं है। नहीं, संजीदा मामला तो है, संजीदा मामला तो है, ये बात करना कि संजीदा मामला नहीं है। और फिर जिस तरह की गुफ्तगू परवेज रशीद साहब और मरियम नवाज की सामने आई, ये संजीदा मामला तो है। 2013 से लेकर 2018 तक, 2013 से लेकर 2018 तक क्या मीडिया मैनेजमेंट डायरेक्टली मरियम नवाज साहिबा करती रही हैं, प्रोग्राम्स को पर्सनली वॉच करती रही हैं, कौन एंकर हमारे लिए बात कर रहा है, कौन पीटीआई के लिए बात कर रहा है, कौन हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है, कौन हमारे हक में बात कर रहा है, किसको एड्स देने हैं, किसको एड्स नहीं देने हैं, सब डायरेक्टली मरियम नवाज इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती थी? देखें, वो पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल था या मीडिया सेल था उसको जरूर देखती थी, मगर उसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं था। वो बिल्कुल इस चीज को ऑब्जर्व भी करती थी। वो पार्टी के अंदर जो मीडिया पॉलिसी पार्टी की होती है उसको बिल्कुल देखती रही हैं।
इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मगर मैं फिर वही कह रहा हूं कि सरकार की किसी एक्शन की वजह से अगर किसी चैनल को नुकसान हुआ हो, मैं आपको 4 चैनल गिना सकता हूं जो पिछले 3 साल में बंद हुए हैं, कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से। चैनल्स को ऑफ एयर किया गया है इख्तलाफात की वजह से। हमने तो किसी चैनल को ऑफ एयर नहीं किया था, वो पार्टी के मामला जरूर देखती रही है मगर सरकार के मामला नहीं देखती रही। लेकिन आपके दौर में भी इश्तिहारात जब बंद हुए, मीडिया तंग हुआ, जब आप लोगों की तरफ से इश्तिहारात नहीं मिले, लोगों की सैलरीज पर इफेक्ट हुआ, जो काम अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई 2018 में 2 साल तो मीडिया तंग रहा, इश्तिहारात ना देने की वजह से बड़े मसाइल रहे। ये मसाइल कमो बेश आप लोगों के भी यही रहे हैं, बल्कि यहाँ तक भी होता रहा कि आप लोगों के जो गेस्ट होते हैं ना, जाहिर है जो एंकर्स आप लोगों के खिलाफ बात करता है, आप लोगों की मीडिया टीम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं इस एंकर के प्रोग्राम में नहीं जाना। हमारे साथ 92 के साथ ऐसे होता रहा है कि नून लीग बड़ी नाराज रही, अब आके कुछ मामला जरा ठीक हुए हैं तो गेस्ट आना शुरू हुए हमारे प्रोग्राम्स में। नून लीग के गेस्ट हमारे प्रोग्राम्स में नहीं आते थे। अता तारिफ साहब, देखिए, मैं आपके शो पे बैठ के मैं 92 से माजरत करता हूं अगर आपको ये तासुर मिला हो कि नून लीग ने दानिस्ता तौर पे आपके प्रोग्राम में गेस्ट नहीं भेजे, और इसके सदेबाब हुआ है और होता रहेगा। मैं नहीं समझता कि हमारी ये पॉलिसी रही है कि किसी एंकर का बॉयकॉट किया जाए। हम शुरू से बॉयकॉट के खिलाफ हैं, बुरे से बुरा वक्त आ जाए मगर हम बॉयकॉट नहीं करते, अपने नाकदीन के सामने भी बैठते हैं, हर चैनल पे बैठते हैं। तो मैं इसकी तरदीद भी करता हूं और अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस पर माजरत खा भी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब मेरे साथ। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। नवाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट की कोई डील हो रही है, कोई खुफिया हाथ उन्हें वापस लाने के लिए राह हमवार कर रहे हैं, या फिर सज़ा ख़त्म करने के लिए कोई डील दी जा रही है? जो सारी अफवाहें पिछले 2 महीनों से चल रही थीं, आज सारी अफवाह साज फैक्ट्रियों को पाक फौज के तर्जुमान ने एक ही झटके में बंद कर दिया। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में वाजे कर दिया कि ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। क्या कहा DGISPR ने, जरा देखिए। नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत की में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें जेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। और ना सिर्फ ओपोजिशन के जो हल्के हैं बल्कि हुकूमती हल्के हैं, वहां से भी चीजें आ रही हैं, उसकी वजह से तकवीयत ज्यादा इनको मिल रही है। ये सब कयास आ रही हैं। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे। इन माय अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। इसको जितना कम डिस्कस किया जाए उतना हमारे मुल्क में फायदे में बेहतर है। नाज़रीन, DGISPR के इस बयान से वो तासुर तो ज़ायल हो गया जिसकी बुनियाद पर तमाम सियासी पार्टियां अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों को लेकर एक दूसरे पर बरतरी ले जा रही थी। कहीं जरदारी साहब कहते थे कि हमें फार्मूला देने के लिए कहा जा रहा है, तो कहीं शेख रशीद ये फरमाते थे कि हमसे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हटा नहीं। यही नहीं, नवाज शरीफ की किसी डील के तहत पाकिस्तान आने की खबर किसी और ने नहीं दी थी, बल्कि हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान ने खुद ही कहा कि नवाज शरीफ की सज़ा को ख़त्म करने के लिए राह हमवार की जा रही है। और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा तो कहते हैं कि मियाँ साहब अभी आए। इससे पहले मुल्क भर में ये तासुर आम था कि सारी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। और इस बात में जोर उस वक्त पैदा हुआ जब खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में नुमायां बरतरी हासिल हुई, तो मुल्क की सियासी फ़ज़ा बदली हुई नज़र आने लगी। लेकिन अब इस तासुर से फ़ायदा उठाने वालों का कारोबार जो है एक ही बयान में बंद हो गया। इसी सियासी बदलाव और डील की बातों को फैलाने वालों को DGISPR के इस बयान से क्या कोई नुकसान पहुंचेगा, इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, ये तासुर ज़ाहिर है सियासी जमातों की तरफ से ही आ रहा था। जरदारी साहब कहते थे कि वो कह रहे हैं कि आएँ बात करें, फार्मूला तय करें। फिर जब अयाज सादी कहते थे कि 20 जनवरी को मैं साथ लेकर आऊँगा, आपको मेरी मुस्कुराहट से पता चलना चाहिए कि कुछ होने वाला है, चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, गैर आइनी गैर कानूनी चीज़ें ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। तो जो क़यास आराइयाँ थीं,
ये जो एक तासुर दिया जा रहा था, ये तासुर फैलाने की वजह क्या थी? आज तो सारी तरदीद कर दी DGISPR ने। शुक्रिया शादिया। देखिए, ये तासुर क्यों डेवलप होते हैं, ऐसे तासुर डेवलप क्यों होते हैं, पहले तो इस चीज़ पर गौर कर लेते हैं ना। इस सिचुएशन में, जो इस ख़ास सिचुएशन में, ये तासुर कब डेवलप हुआ? ये तासुर डेवलप हुआ जब अक्टूबर में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई DGISI की अपॉइंटमेंट की। और इसमें ज़ाहिर है किसी टेलीविज़न चैनल का तो मसला नहीं था, किसी एंकर का तो मसला नहीं था। एक इशू खड़ा हुआ, जो सबको पता है कि वो इशू था, वो खड़ा हुआ, और उसके लिए फिर एक चीज़ सेटल डाउन हुई। और फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें स्पेकुलेटिव हो सकती हैं, ये, और बहुत सी चीज़ों में ये हो सकता है कि राब्ते वाली बातें जो होती हैं वो रहती हैं। राब्ते वाली बात, तो क्या डील होना या राब्ते होना, क्या राब्ते भी नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता। मैंने एक बात मुसलसल की है कि मुझे इमरान खान 2023 के इलेक्शन से पहले जाते नज़र नहीं आ रहे, नवाज शरीफ इमरान खान के होते हुए आते नज़र नहीं आ रहे वज़ीर आज़म। ये तो एक पर्स है ना कि इमरान खान वक्त से पहले चले तो नहीं जाएंगे, वक्त से पहले इलेक्शन तो होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ये है मज़हर अब्बास साहब कि डील को जिस तनाजुर में देखा जा रहा था, वो इस तनाजुर में देखा जा रहा था कि 2023 के इंतखाबात में आना किसने है। क्या इसलिए डील हो रही है 2023 के इंतखाबात में नवाज शरीफ को लाने के लिए हो रही है, जरदारी साहब को लाने के लिए हो रही है, या इनकी सजाओं को खत्म करने के लिए हो रही है? इस तनाजुर में डील की बातें हो रही थी। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है, देखिए चीज़ें क्यों चलती हैं, इसलिए कि अगर ये कहा जाए कि बिल्कुल किसी सियासी जमात से नहीं राब्ता है, तो मेरा ख्याल है ये तासुर दुरुस्त नहीं होगा। और ये मैं तो अपने शहर की बात कर सकता हूँ। इस शहर में जो सियासी जमातें हैं, उनके राब्ते न सिर्फ राब्ते हैं, उनको वो काफ़ी हद तक कोई परेशान भी नज़र आता है, कोई कहता है कि शायद हमारे साथ मामलात नहीं तय हुए। ये सारी बातें खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। वो ऑन रिकॉर्ड शायद नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो नेम ड्रॉपिंग भी करती हैं कि किसने आके बातचीत की, किसने उनको बुलाया, किसने नहीं बुलाया। ये सारी बातें ऐसे ही नहीं की जाती, कोई कहता है तो हो जाती हैं ये बातें। अब इसमें स्पेकुलेशन भी होती हैं, इसमें स्पेकुलेटिव बात भी होती हैं। शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे हमारे दोस्त हों जिनके जहनी इर्तिका भी हो, जो एक उसको सामने रख के एक अपना बयानिया बना लेते हैं कि जी ये होने जा रहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के आखिर हम ये भी तो कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात हैं। हम ये नहीं कहते कि दोनों अलग अलग, ये किस बुनियाद पे हम कहते हैं? किसी ने कहा है, क्या कभी शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ से उनके इख्तलाफात हैं? क्या नवाज शरीफ ने कभी कहा है कि शहबाज शरीफ से उनके इख्तलाफात हैं? लेकिन ये बातें मीडिया ने तो नहीं की मज़हर अब्बास साहब। जो जरदारी साहब ने खुद एक तासुर देने की कोशिश की, अयाज साहब ने खुद एक तासुर देने की कोशिश की। तो मेरा सवाल ये है कि जब सियासी जमातें ये तासुर ऐसा देने की कोशिश करती हैं, जी हाँ हमारी बात चल रही है, कोई डील हो रही है, जब ऐसे इशारे देने की कोशिश करती हैं सियासी जमातें, तो क्या इससे फ़ायदे होते हैं? कोई फ़वाइद लेने की कोशिश होती है? सियासी जमातों को फ़ायदे होते हैं ऐसे तासुर देने से? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और ये बदकिस्मती है हमारे पॉलिटिकल कल्चर की कि हम उनको एड्रेस करते हैं जिनके बारे में हमें ये कहना चाहिए कि जी आपका ताल्लुक कोई सियासत से नहीं है। हम खुद यानी ये तासुर देने की कोशिश करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने क्या तासुर दिया? यही तासुर दिया ना कि जी उनके जो ज़रा सा हाथ हटाया तो आपने नताइज देख लिए। यानी आप अपनी कमज़ोरियों को शो कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक चीज़ पे कंसेंसस बनाना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड कि जी हमने जो है सियासी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी। फिर तो सबसे पहले जवाबदेह होना चाहिए हुकूमत को कि आप किस चक्कर में ये बातें कर रहे हैं कि आपके सर पर हाथ है, अभी हटा नहीं है। तासुर तो आप लोग दे रहे हैं। देखिए यही नहीं शादिया, खुद इमरान खान ने जो बात की थी वो क्या थी कि जी नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, राह हमवार की जा रही है। यानी राह हमवार की जा रही है किससे? मुस्लिम लीग नून से तो नहीं कह रहे होंगे ना वजीर आजम। फिर ये कि एक मुजरिम को चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है, ये किससे कह रहे हैं वो? कि मुस्लिम लीग नून से तो नहीं कह रहे होंगे ना।
तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होंगी ना कि जिसकी बुनियाद पे वजीर आजम भी ये बात कह रहा है, शेख रशीद जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जी वो गेट नंबर 5 में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक आदमी है, अब वो भी अगर ये बात करें कि जी हाथ अभी तक रखा हुआ है, इसकी क्यों नहीं तरदीद की गई? बिल्कुल, यानी डील की तरदीद की गई है, इसकी तरदीद नहीं की गई कि जब कोई ये कहता है कि जी कांधे पे अभी तक हाथ रखा हुआ है, कोई हाथ नहीं उठाया गया। तो ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट और अपोजिशन और बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे ये तासुर बढ़ा है, जिससे ये तासुर डेवलप होता है। ये इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत करती है, कहीं ना कहीं मामलात रहते हैं, चाहे वो किसी पर्सपेक्टिव में रहते हो। लेकिन वज़ीर साहब, आज DGISPR ने अलग ऐलान ये बात की कि फौज को आप इन तमाम मामलात से दूर रखें, सियासत से दूर रखें। फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से भी सवाल हुआ जिसमें उन्होंने जवाब दिया कि कोई मसला नहीं है। शाम के प्रोग्राम में कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, डील हो रही है, हमें दूर रखें आप इन बातों से। हमारा एक तारीख रही है, एक हमारा माजी रहा है, वो माजी कहीं ना कहीं आके जुड़ता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। इस्टेब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं किरदार नज़र आता है, कहीं ना कहीं वो होता है। डील में की बात नहीं कर रहा मैं कि डील हो गई या वो हो गई, ये बात नहीं कर रहा। यानी 2008 के इलेक्शन में फौज को एक बयान देना पड़ा कि फौज इलेक्शन में गैर जानिबदार रहेगी। बिल्कुल। आप मुझे बताएं ये बयान क्यों जनरल कियानी ने दिया? तो ये जो जब चीजें होती हैं ना, तो इस वजह से ये बातें आती हैं। हाँ, एक चीज को उन्होंने क्लियर किया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हैं, इसका मतलब है ठीक हो गए हैं। एक बात को उन्होंने क्लियर किया कि कोई डील नहीं हो रही, इसका मतलब है कोई डील नहीं हुई नवाज शरीफ से, कोई डील नहीं हो रही नवाज शरीफ से। तो अब हुकूमत के ऊपर की जिम्मेदारी है कि वो नवाज शरीफ को लेकर आए, चाहे कोर्ट प्रोसीजर से लेकर आए, और नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है कि वो आए पाकिस्तान, फेस करें अदालतों को, अदालतों से अगर उन्हें रिलीफ मिलता है तो वेल एंड गुड। सही, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने मंशूर में एहतसाब का नारा लेकर इक़्तिदार में आई थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सबसे पहले इदारों को एहतसाब के पीछे लगाया और अपने हर बयान और ख़िताब में सिर्फ़ और सिर्फ एहतसाब की आज तक भी वो बात करते हैं। आज उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाते ख़ुद हिसाब देना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI का फ़ॉरेन फंडिंग केस 2014 से चल रहा है। गुज़श्ता रोज़ स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन में जो रिपोर्ट जमा कराई उसमें हैरानकुन इंकशाफात किए गए कि 50 के करीब बैंक अकाउंट्स की तफसील PTI ने इलेक्शन कमीशन को मुहैया ही नहीं की। 31 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का कोई हिसाब किताब नहीं है, जबकि ऑडिट की रिपोर्ट पर तारीख दर्ज नहीं है। रसीदें बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत नहीं रखती। यही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड और कनाडा के बैंक अकाउंट्स तक स्क्रूटनी कमेटी को रसाई ही नहीं दी गई। अब अगर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखें तो PTI मुश्किल में फंस तो चुकी है, जबकि PTI तर्जुमान अपना हिसाब किताब देने की बजाय ये बता रहे हैं कि नून लीग ने कितनी करप्शन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी करप्शन की। लिहाजा उनके फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी PTI के साथ किया जाना चाहिए। जबकि आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने कोई रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को फराहम ही नहीं किया, बल्कि वकील तब्दील किए और अदालत में दरखास्तें दायर करके केस के फैसले में ताखीरी हरबे आजमाए गए। क्या कहा उन्होंने, जरा देखिए। अकाउंट्स के मुताबिक इन 5 सालों में 1.3 अरब रुपया अकाउंट्स के अंदर आया है, लेकिन स्टेट बैंक का रिकॉर्ड बताता है कि इन अकाउंट्स के अंदर 1.6 अरब रुपया आया है। यानी 30 करोड़ से ज्यादा रुपया आज भी गायब है, उसका कोई अकाउंट नहीं है। ये 14 अकाउंट क्या कर रहे हैं, कितने पैसे हैं, यहाँ पर क्या खराबी है, इसका कोई इल्म नहीं है। 30 करोड़ रुपया गायब हो चुका है इन अकाउंट से। ये 20% पैसा जो अकाउंट्स में आया ये गायब है, और अभी असल जो रकूम है वो 2013 के बाद आई है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडीवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीटीआई ने अपने अकाउंट और फॉरेन फंडिंग को मिस हैंडल किया। दुनिया भर पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय पीटीआई अपनी गलतियां माने। उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए। पीटीआई ने अपने अकाउंट्स को मिसहैंडल किया, अपने डोनेशंस को मिसहैंडल किया, अपनी फॉरेन फंडिंग को मिसहैंडल किया। अब अगर आपने ये मिसहैंडल किया और आपने ये गलत डिक्लेरेशंस ईसीपी में जमा कराए तो उसमें दूसरों का क्या कसूर है? रोज आके आप बैंड बजाते हैं, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। गलतियां तो आपसे हुई हैं। और खान साहब आगे कहते हैं मेरे पास डोनर्स की लिस्ट है, तो हु इज डिनाइंग कि आपके पास डोनर्स की लिस्ट है? तो आप इलेक्शन कमीशन में जमा करें। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कल जो रिपोर्ट सामने आई, आप लोग तो बड़े मुतमईन हैं, ऑपोजिशन तो कह रही है कि आप लोगों की चोरी पकड़ी गई है, माल छुपाने की कोशिश की है आप लोगों ने, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, 31 करोड़ छुपाने का मसला तो है, लेकिन बकौल आप लोगों की वो डबल एंट्री हुई है। अब जो इलेक्शन कमीशन में समाअत होनी है इस रिपोर्ट को लेकर, ज़ाहिर है इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर इलेक्शन कमीशन ने समाअत करनी है, कोई फैसले तक पहुंचना है, लेकिन इसमें ममनुआ फंडिंग और कंसीलमेंट के हवाले से जो मसाइल हैं, क्या इस पर अब आप लोग मुतमईन कर पाएंगे इलेक्शन कमीशन को? देखें, यकीनन आप पहले तो इसको क्लैरिफाई कर लें कि इस केस को कहा जाता था ये फॉरेन फंडिंग केस है। आप इस रिपोर्ट का सफ़ा नंबर अगर 80 खोलें तो उसमें बड़ा वाज़े लिख दिया उन्होंने, कहा जो पटिशनर है ना अकबर एस बाबर, वो स्क्रूटनी कमेटी को कोई ऐसा एविडेंस और क्रेडिबल सबूत पेश नहीं कर सका, बल्कि उसमें उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फेलियर, यानी कि नाकाम हो गया पेश करने में जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जा सकता हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसने एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट अपनी पिटीशन में लगाई थी कि ये कोई एसन एंड एसन नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने पीटीआई का स्पेशल ऑडिट किया था। उन्होंने कहा ये स्पेशल ऑडिट वाली कहानी भी इसकी झूठ है, उसको भी हम तस्लीम नहीं करते। जहां तक रह गई बात स्क्रूटनी कमेटी की इस रिपोर्ट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन में आगे मामला चलेगा, हम बिल्कुल हाजिर हैं। आज वजीर आज़म साहब ने खुद उसका खैर मकदम किया है, खुद कहा है कि सारी सियासी जमातों की जो है वो रिपोर्ट्स अकाउंट्स की सामने आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पीटीआई ही वो वाहिद जमात है जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जिसने पेइंग मेंबरशिप शुरू की है। और इसमें यह भी चीज़ दिखानी चाहिए कि ये जो 1 अरब 64 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसमें से 85 करोड़ रकम तो वो है जो अंदरूने मुल्क इकट्ठी की गई है, जो अंदरूने मुल्क पाकिस्तानियों से ली गई है। इसके अलावा जो बैरूने मुल्क ओवरसीज में सबको पता है पीटीआई पॉपुलर है, सबको पता है ओवरसीज में पीटीआई के जो है वो पेइंग मेंबर्स हैं। लेकिन 31 छुपाने का मसला है कि नहीं, वो तो छुपाए गए, वो तो सामने नहीं आए। जी मैं बताता हूं, मैं आपको सिर्फ अपना आर्गूमेंट मुकम्मल कर लूं। आपको याद होगा कि जब वजीर आज़म साहब यूएसए के दौरे पे थे तो कैपिटल एरिना में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, तो सदर ट्रंप को ये तारीफ करनी पड़ी थी कि आपकी तो रॉक स्टार एंट्री थी, तो लिहाजा जो पीटीआई को पैसे देते हैं वो पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी है, जो वहाँ 30 अरब डॉलर पाकिस्तान को सालाना भेजते हैं, वही पीटीआई को और नया पाकिस्तान के लिए इस तहरीक को सपोर्ट करते रहे हैं। वो तमाम तर रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, वो रिकॉर्ड हमने स्क्रूटनी कमेटी को भी दिया है, वो रिकॉर्ड हम इलेक्शन कमीशन के भी सामने रखेंगे। सब कुछ इतना सिंपल था, इतना सादा आसान था, तो फारूक साहब 2014 से ये केस चल रहा है, तो फिर तो ये सब चीज़ें आप लोगों को तब दे देनी चाहिए थी। डिलेइंग टैक्टिक्स आप लोगों ने क्यों जो है ना वो इस पर इस्तेमाल किए? आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर इसकी समाअत हुई, फिर आप लोगों ने स्क्रूटनी कमेटी पर बड़े एतराज़ात उठाए। अगर सब कुछ इतना सीधा था, सब कुछ आप लोगों के पास था, तो फिर ये ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल करते रहे आप लोग? फिर अगर आप लोग इतना मुतमईन हैं इस रिपोर्ट से, फिर आप लोग क्यों कहते रहे इसे पब्लिक ना करें? देखें, आपके दोनों सवालात जो हैं वो बड़े वैलिड हैं और बड़े अच्छे सवालात हैं, मैं दोनों का एक एक करके जवाब दे देता हूं। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर जो आपकी कानूनी टीम होती है, जो वकला आपके होते हैं, वो हमेशा पहले किसी भी पटिशन को टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उसके ऊपर बहस करते हैं, डिबेट करते हैं। पहला बुनियादी सवाल था लोकस स्टैंडाई का अकबर एस बाबर का। पीटीआई से अकबर एस बाबर का ताल्लुक खत्म हो चुका था, लेकिन वो अपने आप को बतौर पीटीआई के मेंबर के तौर पे पेश कर रहे थे, हमने उसको चैलेंज किया हुआ था। दूसरा मामला था कि इस केस में इलेक्शन कमीशन में ये 1 साल उस वजह से रुका रहा जब हनीफ अब्बासी
इसी केस को बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला 2017 में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस जो है वो फॉरेन फंडिंग का तो केस ही नहीं है। फॉरेन फंडिंग का केस तो इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं सकता, वो तो पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के तहत आर्टिकल 6(3) के तहत ममनुआ फंडिंग का केस सुन सकता है। ममनुआ फंडिंग में अगर कोई पैसा ममनुआ जराए से आया हो तो वो पैसा भाग के सरकार जब्त हो जाता है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि स्क्रूटनी कमेटियां पीटीआई की, पीएमएलएन की, पीपल्स पार्टी की 2018 में एक ही टाइम के ऊपर बनी है, लेकिन आज सिर्फ पीटीआई की स्क्रूटनी रिपोर्ट मुकम्मल, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन मसला तो है ना, आप लोग ये बात ना करें कि मसला नहीं है। अगर मसला ना होता तो आप लोग ये ना कहते कि रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। नहीं, एक मिनट शाजिया, आपने सवाल पूछ लिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, आप अगर थोड़ा सा स्टडी कर लें, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिस फैसले की पहले स्क्रूटनी कमेटी बनने से पहले इस केस को इलेक्शन कमीशन ओपन कोर्ट में सुन रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, उन्होंने कहा कि आप तमाम कानून के मुताबिक आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की स्क्रूटनी करें, उनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल आप करें। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है, जिसके तहत पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई के अकाउंट्स की फिर स्क्रूटनी शुरू हुई। तो जब स्क्रूटनी तीनों की हो रही है, तीन बड़ी जमातों की हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारा मामला ना सुने, उसको रोक दें। हम ये कहते हैं कि उसके साथ पीपल्स पार्टी का, नून लीग का भी मामला तो साथ चलाए ना, उनका मामला भी साथ लेके चले। लेकिन हमें तो ये हबीब साहब इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान साहब एक ही बात किया करते थे, एहतसाब एहतसाब एहतसाब। वो कहते थे कि अगर एहतसाब आपसे शुरू करना है, हमारी कोई चीज़ सामने आती है, आप सबसे पहले मुझसे एहतसाब शुरू करें। अगर आप लोगों का मामला सबसे पहले देखा जा रहा है, पहले रिपोर्ट आ गई, तो इसमें मसला क्या है? फिर इस पर एतराज़ात आप लोगों को होने नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो सारी डिटेल रिपोर्ट में लिखी गई है, कहाँ कहाँ से रकूम आई, उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि आप लोगों की जो पेमेंट्स आई, चाहे वो न्यूजीलैंड से हो, यूएई से हो, जापान से हो, कनाडा से हो, अमेरिका से हो, वहां के बैंक अकाउंट्स तक स्क्रूटनी कमेटी को रसाई दी नहीं गई। ये भी लिखा हुआ है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में। तो जब स्क्रूटनी कमेटी को रसाई थी नहीं वहां के बैंक अकाउंट्स तक, तो फिर स्क्रूटनी कमेटी को कैसे पता चलेगा? फिर स्क्रूटनी कमेटी क्या कर सकती है? उन्हें कैसे पता चलेगा कि जो देने वाला था इंडिविजुअल वो अमेरिकन था, कैनेडियन नेशनल था, कहाँ का था, वो इंटरनेशनल कंपनीज थी? फिर तो कुछ नहीं पता चलेगा ना। जी, मैं अब आपको बताता हूं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो स्क्रूटनी कमेटी, आपके लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि ये सवाल आता है तो मैं बाकियों को भी एजुकेट कर रहा हूं, आपके इल्म में भी इजाफा कर रहा हूं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जैसे यूएसए है, यूएसए में अगर आपने कोई फंड रेजिंग करनी है, कोई लॉबिंग करनी है, बाय द वे पीपल्स पार्टी की भी यूएसए के नाम पर रजिस्टर्ड है, पीएमएलएन भी यूएसए में रजिस्टर्ड है एलएलसी के तौर के ऊपर। फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है फारा वहां पर, उसके तहत आप वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं, फिर आप फंड रेजिंग करते हैं। जो फंड रेजिंग करते हैं आप वहां पर, वो वहां के कानून के मुताबिक करते हैं। वहां कवानीन बहुत सख्त हैं। अगर आप कोई ऐसी फंडिंग करें जो कानून के खिलाफ है, आपकी पकड़ हो जाएगी। 9/11 के बाद इतने सख्त उनके कवानीन है। वहां से नोटराइज्ड होकर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स आई हैं विद द रिकॉर्ड ऑफ डोनर्स। स्क्रूटनी कमेटी का काम है जो पैसा यहां पीटीआई के बैंक अकाउंट्स में आया, उन बैंक अकाउंट्स की स्क्रूटनी करनी है, उस पैसे का एनालिसिस उन्होंने करना है, वो उन्होंने कर लिया। ये स्क्रूटनी कमेटी अमेरिका में जाके काम नहीं कर सकती। अमेरिका में वहां उनके अपने कवानीन है, यूके में उनके अपने कवानीन है, जापान में उनके अपने कवानीन है, मिडिल ईस्ट में उनके अपने कवानीन है। हम तो उसका हिसाब देंगे जो पैसा पाकिस्तान में आया और हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर आया, उसकी हमने ओपन भी किया, स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट दी, हमने भी अपने अकाउंट सामने रखे। और मैं चैलेंज करता हूं, जितना जबरदस्त पीटीआई का सिस्टम है, जो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो ट्रांसपेरेंसी है, इनमें से किसी जमात के पास मौजूद नहीं है। हमारा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आता है, QCR रेटेड है। अच्छा, अब इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 2004 के मुताबिक तो अगर कोई फॉरेन शख्स जो है, अमरीकी शहरी है या कैनेडियन नेशनल है, बरतानवी शहरी है या इंटरनेशनल कोई कंपनी अगर वो फंडिंग करे तो वो ममनुआ फंडिंग में आती है। तो आप समझते हैं ये जो केस है ज़ाहिर है 2008 से 2013 का केस है ये, तो ये आप लोगों पर ये एक्ट अप्लाई होगा या एक्ट 2000 जो 2 था वो अप्लाई होगा?
जी शादिया, जरा सुन ले। पहले तो आप कानून गलत पढ़ रही हैं। क्या? आपको पहले इतना पता होना चाहिए, थोड़ा आप उसको थोड़ा डीपली आप उसको प्लीज स्टडी कर लें चीजों को। ये जो अकाउंट्स हैं ये 2008 से 2013 सवाल ये कि अप्लाई कौन सा होना है, कानून गलत नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 के शेक 2004 कहती यही है, कानून में गलत नहीं पड़ी। सवाल मेरा ये अप्लाई ये होना है कि नहीं होना? नहीं, ये तो कन्फ्यूजन है ही नहीं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, हर बंदे को पता है। आपको खैर आप नॉलेज में इजाफा कर देता हूं कि इसके ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 एप्लीकेबल होता है, वो बड़ा वाज़ेह है। ये उसके मुताबिक उस कानून को सामने रखते हुए इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन आगे चलेगा, इसके ऊपर फैसला करेगा। इस पे इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो लागू नहीं होता। इलेक्शन एक्ट 2017 जो एप्लीकेबल हुआ है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर एप्लीकेबल हुआ है। अगर उससे ऑनवर्ड 2018, 19, 20, 21 की स्क्रूटनी हो रही होती तो फिर उस कानून को देखा जाता। तो उम्मीद है, उसमें उम्मीद है इलेक्शन एक्ट 2017 ही अप्लाई होगा। देखें, नून लीग वालों का बस चले तो वो यहां लाके पता नहीं किस किस मुल्क का कानून एप्लीकेबल कर दें, लेकिन वो अपने ऊपर तो पाकिस्तान का कानून भी एप्लीकेबल नहीं करना चाहते। उनको तो मैंने खुला चैलेंज किया, आगे मुझे को 50 डोनर्स का रिकॉर्ड दे दें अपने, वो तो वो भी पेश नहीं कर पाए। कल बाबर साहब ने मेरे शो में कहा कि मुझे बड़े ओहदों की पेशकश हुई कि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं, इसको परसू ना करूं। मुझे अगर मैं लेना चाहता तो बड़े बड़े ओहदे थे मेरे पास, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ज़ाहिर एक बड़ा अहम केस था ये। पीटीआई के बारे में वो कहते हैं कि बड़े लोगों की तरफ से धमकियां भी दी गई, उनके घर के बाद फायरिंग भी हुई। तो क्या वाकई इनमें कोई हकायक है, उनके इन दावों में, उनके इन बयानात में क्या वाकई कोई ओहदों की पेशकश की गई पीटीआई की तरफ से अकबर एस बाबर को? नहीं, देखें, वो तो बादशाह आदमी है, कहने को जो मर्जी कहते रहे। उन्होंने तो इतना शोर डाल ही रखा, सारे मीडिया को पीछे लगाए रखा। मुझे आप बताएं कि स्क्रूटनी कमेटी ने जो कुछ उनके बारे में लिख दिया है तो क्या उनके पल्ले कुछ रह गया है? उनकी कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है? वो तो कोई क्रेडिबल एविडेंस, जिस स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर आप मेरे साथ पूरा प्रोग्राम कर रही हैं उनकी रिपोर्ट के ऊपर, वो भी जरा पढ़ लें। वो क्या कह रही है को भाई इसके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए, कोई ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कोई ऐसी दस्तावेज नहीं है जो पेश की तो जाए। आप भी बहुत कुछ अब नहीं उस अकबर एस बाबर को हम होते देंगे, उस अकबर एस बाबर को जो है वो हम फायरिंग करवाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता वो पीएमएलएन से ऐसी बातें करके इजी रोड ले लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत दलात फारूक हबीब साहब मेरे साथ थे। आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, पीटीआई इसे अपने नज़र से देख रही है, उनके मुताबिक तो इस रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, कुछ साबित ही नहीं हुआ ममनुआ फंडिंग के हवाले से। अब ऑपोजिशन इस रिपोर्ट को अपनी नज़र से देख रही है, वो कह रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है। कानूनी तौर पर अगर देखें तो आपकी क्या राय है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को लेकर? देखा जी, ठीक है, हुकूमत के तर्जमान जो हैं या वफाकी वज़रा हैं, उनको हक पहुंचता है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करें अपने दलाइल के साथ, जैसे उनके सियासी बयानात होते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जनाब जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 32 करोड़ रुपए पोशीदा रखे गए। स्टेट बैंक, अच्छा, वो इसे डबल एंट्री का नाम दे रही है पीटीआई। नहीं, किसी के 2 अकाउंट है, गलती से उधर भी चले गए उधर भी चले गए, वो कोई बात नहीं कह सकते, वो डिफेंड है, वो कोई पार्टी का हक पहुंचता है, वो पार्टी के तर्जमान है। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इतने नालायक ऑफिसर है कि जिन्होंने ये नहीं देखा कि डबल एंट्री हुई है। उसके अंदर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के 2 नुमाइंदे हैं, उस कमेटी में अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान के 2 नुमाइंदे हैं। तो वो तमाम के तमाम उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि ये डबल एंट्री हो गई है। इन्हों को क्या पता डबल एंट्री की को स्पेलिंग को आता है नहीं, डबल एंट्री के स्पेलिंग क्या होते हैं। तो लेकिन मसला ये है कि बहुत सीरियस मसला है। ये वजीर आजम को नादान दोस्त है, ये वजीर आजम को अंधेरे गली में खड़े कर रहे हैं, ये वजीर आजम को हकायक नहीं बयान कर रहे। असल बात ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो हेयरिंग हो रही है उसमें ये दलाइल देंगे। खावर जो है इनके बड़े अच्छे खावर शाह जो है वो अपने दलाइल देंगे, अकबर बाबर वो अपने दलाइल देंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर किसी नतीजे पर पहुंचना है ना इलेक्शन, हाँ, इसी दोनों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये फैसला करना है कि जो ममनुआ अगर फंड आ गया है, ममनुआ फंडिंग साबित हो जाती है, वो बकाया साबित हो जाती है, वो जब्त कर लेती है
इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सेक्शन 204 के तहत, तो फिर वो सेक्शन 204 की बात आप की ना, अभी फारूक हबीब साहब मेरे साथ है, वो कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 का शिक 2004 ये तो हम पर अप्लाई नहीं होता, हम पर तो इलेक्शन एक्ट 2002 अप्लाई होता है। बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा। बात ये है कि जनाब जो 2017 इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो जिसको जो इलेक्शन एक्ट 2017 जो है ये बिल्कुल इनको अकल नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। ये हमारा जो पॉलिटिकल आर्डर 2002 का जो सेक्शन 2, 4, 6, 11, 12, 14 वो मर्ज कर दिया गया है इलेक्शन एक्ट 2017 में, वो बिल्कुल सेम वर्ड है, रिपील नहीं किया गया, वो मर्ज किया था इलेक्शन जो हमारे जो इंतखाबी साथ कमेटी थी, बाद में इलेक्शन एक्ट बन गया, पार्लियामेंट का एक्ट बन गया। यही तो मैं उनसे पूछ रही थी, वो कह रहे थे आपको कानून का पता नहीं है। ये 2008 से 2013 का केस है, तो लिहाजा इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो उसके बाद के टाइम पर एप्लीकेबल होगा। अगर बाद में कोई चीज सामने आती है, हम पर तो इलेक्शन एक्ट 2002 लगना है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने मर्ज कर दिया, इनको नीचे लाइन पड़े, उसके अंदर नीचे सबसे नीचे लाइन होती है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये मर्ज कर दिया गया। अगर आपने ये सारा, एक और बड़ी अहम बात ये है, अगर ये कहते हैं जी वो इलेक्शन एक्ट 2017 ही हो गया, तो फिर 2013 का इलेक्शन भी गैर कानूनी हो गया, क्योंकि 2013 का जो इलेक्शन हुआ था वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 76 के तहत हुआ था, वो भी रिपील हो गया, 2013 का इलेक्शन भी खत्म हो गया। यार ये कितना अहमकाना बातें करते हैं ये लोग, समझ को नहीं आती। को मर्ज कर दिया गया, उसके नीचे लिखा हुआ है, बट नीचे लाइन पड़े उसके लिखा मर्ज कर दिया गया। तो ये तो भाई खैर वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस मामले को देख लेगा क्या करते हैं ये। आपने जो मैंने ये बात तय है कि इस पर इलेक्शन एक्ट 2017 ही अप्लाई होना है, वो अप्लाई होगा। और मैं शादिया मैं बताना चाहता हूँ, मैं इनकी सारी बातें इनके वज़रा की तर्जमानों की सुन रहा हूँ, तो मैं चंद रोज में प्राइम मिनिस्टर को एक अहम खत लिख रहा हूँ कि जनाब ये तमाम आपके जो वज़रा हैं, आपके तर्जमान हैं, इनको तो कानून का दूर का पता नहीं है, आप हक़ाइक़ जाने और किसी बेहतरीन आईनी माहिरीन की खिदमत हासिल करें, इनको तो पता ही कुछ नहीं, तो आपको अंधेरे गली में खड़ा करें। मैं खत लिख रहा हूँ उनके सबके बारे में। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े अच्छे आदमी है, बड़ा हमारा रिगार्ड करते हैं, बड़े रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, अगर ये साबित हो जाता है, अब तक की जो चीजें सामने आई है, अगर ये साबित हो जाता है कि ममनुआ फंडिंग हुई है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इसके? वो बड़ा आसान तरीका है, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि चूंकि ये फॉरेन फंडिंग में आ गया, तो फिर सेक्शन 215 नाफिज होता है। 215 में ये लिखा है उस पार्टी का सिंबल जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसका भी लंबा तो बड़ा नुकसान होगा 2023 के इलेक्शन में पीटीआई को, अगर ऐसा हो जाता है तो। नहीं, वो ज़रा सिंबल वापस करने का इख्तियार तो इलेक्शन के पाकिस्तान के पास है, सेक्शन 215 के तहत वो तो कर सकता है, उनकी मर्जी है, विल पावर है तो इस्तेमाल कर ले, ना करे तो सिर्फ फॉरेन फंडिंग को ममनुआ जब्त कर ले और बाकी अपोजिशन को इस्तेमाल करेगी। बस पार्टी का फंड जब्त हो गया है, अब ये पार्टी की साख कमजोर हो गई है, ये गैर मुल्कों से इमदाद देते रहे, वो अपोजिशन करती रहेगी इस्तेमाल। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अगर चाहे तो 215 के तहत एक्शन ले सकता है। एक और बड़ी पार्टी तहलील होने का है कि पार्टी भी तहलील हो सकती है। पार्टी नहीं, पार्टी को कादम करने के इख्तियार इलेक्शन के पाकिस्तान के पास नहीं है। सही, पार्टी को कादम नहीं करार दिया जा सकता। ये मामला ये सुप्रीम को, हाँ, ये मामला अगर विफाकी हुकूमत लेकर जाए सुप्रीम कोर्ट तो तब हो सकता है, राइट? जी हाँ, इलेक्शन के बाद इस तरह नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।